चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द रॉलिस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको एलएमवीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोनों का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ नोट्स भी इसका मिल जाएगा, मैं आपको शो कर देता हूँ नोट्स किस तरीके का है। तो ये आप लोग के लिए पहले से ही मैंने नोट्स बना रखा है। ठीक है, तो अगर जिसको भी चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ बना रखा है, उसके लिए भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं। रॉलिस थ्योरम एंड एलएमवीटी। तो एलएमवीटी को बताया था अभी, क्या बोलते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग रॉलिस थ्योरम को देखते हैं। रॉलिस थ्योरम कहता क्या है? रॉलिस थ्योरम कहता है लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। डिफाइंड कहां से कहां तक होगा? ये डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a comma b such that, पहला कंडीशन क्या है? it is continuous on the close interval a comma b। ठीक है, सेकेंड क्या था? it is differentiable on the open interval a comma b। एंड थर्ड वन क्या है? f of a इक्वल्स टू f of b। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन there exists a real number c that belongs to a comma b such that f dash of c equals to 0। ठीक है, ये रॉलिस थ्योरम कहता है। आइए समझते हैं ये लाइन बाय लाइन हमने लिखा क्या है। सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा हमारा, मैं अलग कलर ले लेता हूँ, जो भी फंक्शन हमारा होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अब वो डिफाइन होना चाहिए एक क्लोज इंटरवल में a कोमा b। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि आप a को भी इंक्लूड करोगे और b को भी इंक्लूड करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट में जरा ध्यान देते हैं, इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कोमा b। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? जहां अगर कोई भी ग्राफ में बना रहा हूं तो ये ग्राफ बिना ब्रेक करते हुए, मतलब बिना पेन को उठाए हुए अगर जो भी ग्राफ में बनाता हूं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कोमा b। ठीक है भाई, तो मान लो इसका पॉइंट अगर a ले लिया और इसका पॉइंट b ले लिया, ठीक है, तो ये a और b भी इंक्लूड होगा और ये कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रहा है इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्यों कह रहा है, क्लोज क्यों नहीं कह रहा है? द क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं करा? क्लोज इसलिए नहीं करा क्योंकि एंड पॉइंट, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स मिल सकते हैं हमें। ठीक है,
इसलिए हम लोग का जो ये बोल सकते हैं कि कैन नॉट स्टेबलाइज द डिफरेंशिएबिलिटी एट द एंड पॉइंट, इसलिए हम लोगों ने क्लोज इंटरवल नहीं, यहाँ पे ओपन इंटरवल ले रखा है। अब तुम बोलोगे सर ये टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब कि टेंजेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे? आप लोगों को आवाज आ रही है सिद्धार्थ एंड कुणाल? हेलो? यस सर आ रही है। ठीक है, तो ग्राफ से समझते हैं ये टेंजेंट और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ये वाला जो भी हमने बनाया था ऐसे करके ग्राफ बनाया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कंटिन्यूअस बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ये ग्राफ सिर्फ ऐसे ही नहीं बन सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बोलूं तो ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन है तो कोऑर्डिनेट हमारे क्या, पहले x लेते हैं तो x मेरा a हो गया, और ये y एक्सिस लेते हैं तो y एक्सिस मेरा क्या हो गया, f ऑफ a, है ना। अगर फंक्शन मैंने f बोला था, यहाँ पे देखिए क्या बोला था, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट मुझे लिखना हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, b कॉमा, एक सेकंड, b कॉमा f ऑफ b, या दो बार कॉमा दे दिया मैंने, b कॉमा f ऑफ b, ये लिख दिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करा। ठीक है, तो अगर मान लो टेंजेंट ड्रॉ करा तो हम लोग स्लोप क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, एम जो होता है दैट इज स्लोप होता है। ठीक है, अगर मेरा एम जो मतलब कि अगर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अगर ये ग्राफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो m जो है वो नॉट अनडिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे m क्या हो गया, m होता है हमारा tan अल्फा। ठीक है, अगर मेरा स्लोप ही 0 हो गया तो इक्वल टू tan अल्फा, तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो स्लोप है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, या एक्स एक्सिस वो खुद होगा, या एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। मतलब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है, अगर मेरा अल्फा इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था कि वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, अगर ये स्लोप हमारा 0 होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए ये जो स्लोप है ये मतलब नॉट अनडिफाइंड होना चाहिए। मतलब बात समझ रहे हो मेरी? हेलो सर अगर अनडिफाइंड हो गया तो फिर तो गड़बड़ है ना। डिफरेंशिएबल होने के लिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर डिफरेंशिएबल। ठीक है, m जो है उसको क्या होना चाहिए, नॉट अनडिफाइंड। आया समझ में? यस सर। ठीक है, और ये स्लोप क्या होता है, m होता है, m इक्वल्स होता है tan अल्फा। अगर स्लोप मेरा 0 हो गया तो वो इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो गई 0। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो स्लोप जो हमारा है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है। ये बात आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है आपका अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, तो सर इस ग्राफ में टेंजेंट कैसे बनेगा? तो इस ग्राफ में जो टेंजेंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि किसी एक पॉइंट में वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो रहा है ना, ऐसा बनेगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? चलिए, यस सर। हम लोगों ने अभी क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लेते। क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं लेते क्योंकि एंड पॉइंट में मल्टीपल ऑफ टेंजेंट मिलेगा, जिसके लिए हम लोग क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल के केस में नहीं लेंगे। अब तुम बोलोगे सर कोई याद करने का ट्रिक है? एकदम ट्रिक है, ये देखिए, सी से कंटिन्यूअस, सी से क्लोज और सी से, आया समझ में? मतलब सी फॉर कंटिन्यूअस, सी फॉर क्लोज, ऐसे याद करके रखें। और डिफरेंशिएबल के केस में तो उसका ऑप्शन ही होगा। आया? क्लियर है? सर चलिए, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा था कि एबडस ऑफ सी, देखो ये वाला लास्ट
लास्ट वाला जो पॉइंट है ये कह रहा है आपका कि सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब तो वही हो गया ना, अगर किसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या निकलता है, वो स्लोप निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 का मतलब हो गया मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। और ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0 कब होता है, अभी बताया था क्या कब होता है, when tangent is parallel to the x axis। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। सर अभी नहीं है। कुणाल कोई डाउट है आपको? नो सर। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रॉलिस थ्योरम। देखिए अच्छा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखने से पहले मैं आप लोगों को है ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कुछ केस बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो दिमाग में एडजस्ट रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए बताता हूँ। अब देखो कंटिन्यूटी बताने के लिए आपको कंटिन्यूटी चैप्टर में मैंने बताया था कि सॉल्व करना जरूरी नहीं है, हम देखते साथ भी किसी फंक्शन को बता सकते हैं ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लोग बता सकते हैं वो पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं ना। यस सर। पॉलिनोमियल फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना पड़ेगा, इसका पावर जो है पावर ऑफ एक्स नेवर बी नेगेटिव, है ना। और क्या हो सकता है, पावर ऑफ एक्स इज नॉट इन अ फ्रैक्शन और डेसिमल। और क्या हो सकता है बताइए। सर इसमें तो जैसे रूट वगैरह में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट एक्स होता है ना, ये सारी चीजें वो सब में नहीं होना चाहिए। जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जब आएंगे पढ़ने के लिए वहां पे एक टर्म बताऊंगा, ठीक है, तो अभी वो टर्म को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर उस चैप्टर में फिर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया रूट एक्स। ठीक है, रूट टाइप का होगा तो ऑब्वियस से बात है भैया, वो पावर में चला जाएगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 1/2, है ना। यस सर। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हम लोगों ने। फिर दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल हमारा हो गया, देखते साथ बोल देंगे ऑलवेज कंटिन्यूअस। फिर और किस किस चीज को बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। एग्जांपल e रेज़ पर x, ये सारी चीजें होती है। फिर ऑलवेज कंटिन्यूअस कौन होता है, साइन एंड कॉस फंक्शन, साइन एंड कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। फिर और कौन होता है, tan कंटिन्यूअस होता है, tan ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसा मैंने क्यों लिखा ये आप लोग बताएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एक्सेप्ट, उसको छोड़ करके बाकी हर एक जगह tan कंटिन्यूअस होता है, क्यों लिखा मैंने ये चीज, कोई आइडिया आप लोगों को? सर tan π/2 इंफिनिटी होता है। देखिए इसके लिए ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का जो वीडियो है वो डाल दूंगा, वहां से आप लोग अगर देखेंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एक्चुअली क्या है कि tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, आया समझ में। तो हमें वैसी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है जो cos x 0 बन जाए,
तो cos x 0 कहाँ कहाँ पे बनता है? cos x 0 कहाँ कहाँ पे बनता है? ये π/2 में बनता है ना? फिर 3π/2 में बनता है, फिर 5π/2 में बनता है एंड सो ऑन। तो ये देखिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल चल रहा है, यहाँ पे ऐसा समझ। यस सर। इस ऑड मल्टीपल को हम लोग लिख सकते हैं 2n + 1 और ये π/2 लगा दिया क्योंकि सब में π/2 लगा है ना। तो इसी को, ये जो 2n + 1 है, इसी को यहाँ पे बोला गया है क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आया समझ में? यस सर। अगर cos 0 हो गया तो उसको क्या बना देगा? नॉट डिफाइंड बना देगा ना जी। यस सर। द रीजन इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा था tan का देख लिया हम लोगों ने, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं साइड में। फिर हम लोग बोल सकते हैं लॉगरिदम फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लॉगरिदम फंक्शन, log फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो इतने सारे ट्रिक बता दिया मैंने कि आप ये जहां भी ये सारी चीजें आप लोग देखोगे तुरंत बता देना ये कंटिन्यूअस है। आया समझ में? ये काफी हेल्प करेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएबल का केस देखते हैं। कंटिन्यूअस का तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबल का केस। तो डिफरेंशिएबल में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, बच्चे काफी परेशान होते हैं, mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन करोगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब भी समझ जाएगा कि समझ आप लोग को आएगा कि सर क्यों बोल रहे थे कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक मान लो फंक्शन ले लिया हमने। फंक्शन क्या ले लिया भैया? √x - 2। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? 1/2 अगर इस पूरे को x मानते हैं तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 और फिर x + 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही आएगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 2 √x - 2। अब ये नॉट डिफाइंड कब हो जाएगा? जब मेरा x का वैल्यू 2 के बराबर होगा। आ रहा समझ में? तो हम लोग देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। अगर ये x = 2 हम लोगों ने दे दिया तो f' ऑफ क्या बन जाएगा? दैट इज इंफिनिटी। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब फटाफट से हम लोग आ जाते हैं रॉलिस थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉलिस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C f of C lying between A and D on the curve y = f of x, where tangent is parallel to x axis। देखिए क्या बोल रहा है? There exists at least one point this lying between A and B on the curve where tangent is parallel to x axis। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो अभी मैंने एक ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट में टेंजेंट बनेगा जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। आया समझ में?
अब ये कह रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही हो सकता है। अगर मान लो मेरा ग्राफ ऐसा बना, मान लो ग्राफ ऐसा बनाया हमने, मान लो ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब कितने पैरेलल मतलब टेंजेंट हम बना सकते हैं जो कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? ये एक बना सकते हैं, ये दो बना सकते हैं, ये तीन बना सकते हैं। तो ये बोल रहा था ना, एटलीस्ट कम से कम वन होना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? यस सर। ये हमारा एफ ऑफ ए हो गया, ये हमारा एफ ऑफ बी हो गया, ये दोनों बराबर होगा। आया समझ में? जो थर्ड पॉइंट था हमारा, Yes, sir. ये देखिए स्टार्टिंग में लिखा था ना, पहला हम लोगों ने देख लिया, इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, समझ में आ गया। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल, क्यों होता है ये भी समझा दिया मैंने। एफ ऑफ ए कोमा एफ ऑफ बी हमेशा ये दोनों बराबर होगा, ग्राफ में भी बता दिया अभी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, मतलब जो सी की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो ए आपको दे दिया 5 और बी आपको दे दिया 10, तो जो सी की वैल्यू आएगी ना वो 5 और 10 नहीं आ सकता, उसके बीच का कोई टर्म आएगा। आया समझ में? Yes, sir. सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0, ये भी आप लोग को बता दिया, मतलब रॉलिस थ्योरम अच्छे से क्लियर कट हो गया आप लोग का। कोई डाउट है तो पूछिए रॉलिस थ्योरम। नहीं सर। चलिए, तो फिर कोई डाउट्स नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे। तो लिखते हैं टॉपिक का नाम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, बी अ फंक्शन defined on a comma b such that फर्स्ट क्या बोलता है, it is continuous a comma b। सेकेंड क्या कहता है, it is differentiable on a comma b। चलिए ये दोनों तो बात उस पे भी देखा था मैंने, एकदम सिमिलर है, बट नया चीज क्या है इसमें, नया चीज ये है देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c belongs to a comma b। ये भी सर यहाँ तक सिमिलर लग रहा है, तो नया क्या है, सच दैट एफ डैश ऑफ सी, वहां पे क्या हो जाता था, 0 के बराबर हो जाता था, है ना। बट यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी को क्या करेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये करेंगे और एफ डैश ऑफ सी आ जाएगा आपका। अब मैं बताता हूँ कि उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा ये ग्राफिकल देखते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। उस समय जो भी हम लोग ग्राफ बना रहे थे, जैसे ऐसा ग्राफ बन रहा था तो हमारा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है वो बराबर नहीं होगा। मतलब देखिए ग्राफ जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा एक, देखो ये वाला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दे देंगे, ए एफ ऑफ ए, है ना। इस कोऑर्डिनेट का नाम हम लोग क्या दे देंगे, जैसे ये कैपिटल ए कैपिटल बी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट का नाम हो गया बी एफ ऑफ बी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने एक कोड ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो जो ये टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल हो रहा है, इसके, और ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसके पैरेलल हो रहा है, इसके। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट एट पॉइंट सी is parallel to chord joining A and B, ठीक है।
सेकंड चीज क्या देख रहे हैं हम लोग, स्लोप्स के बारे में क्या बोला है, अगर स्लोप्स आर इक्वल, अगर स्लोप्स इक्वल होता है, स्लोप्स आर इक्वल मींस लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। कोई दिक्कत यहां तक बताइए? No, sir. ठीक है, तो हम लोगों ने रॉलिस थ्योरम देख लिया, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम देख लिया, उसके कंडीशंस देख लिए। ठीक है, अब ये कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। और आप लोगों को मैं एक चीज दिखा देना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं करा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जो चीज मैं बोला हूँ आप लोगों को, हर एक चीज मेरे नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स दिख रहा है आप दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखिए, हर एक चीज, जो भी चीज मैंने बोला है वो सारा कुछ मैंने ग्राफ के साथ अपने नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, तो ये नोट्स के हर एक लाइन को बारीकी से पढ़िएगा, किसी भी चीज को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो काफी चीज मिस हो जाएंगी और क्वेश्चन बनाते समय बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख दी है और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज को ध्यान से अगर आप पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।